मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके का होता है। दो तरीके में एक तरीका वो तरीका है जिसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द क्वांटिटी विच इज स्केलर। अगर कोई फार्मूले में दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन ऐसी क्वांटिटी हो जो स्केलर हो, तो उसमें जिस प्रोसेस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये इसको बोलते हैं। एक्चुअली अपन बता क्या रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बता रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, so there are two type of multiplication of vectors or it depends on the nature of the quantity which is equal to the multiplication of two vectors। अगर दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन पर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी आती है जो स्केलर है, तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट लगता है और उसे हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। ओके, अब आप देखिए ये जो डॉट प्रोडक्ट है उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक रिलेशन है कि ए और बी का अगर हम डॉट करें तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है अगर ए डॉट बी है। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो टू वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल है, ठीक है। अब यहां पर ये जो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन है इसको कैसे अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे वो हम बता रहे हैं कैसे इसको करेंगे। तो अब देखिए यहां पर ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट तब लगते हैं जब एक वेक्टर का वैल्यू आई जे के फॉर्म में हो। सपोज करिए वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बी वेक्टर है आपका i कैप प्लस j कैप और प्लस k कैप। तो इसमें जब अपन इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए यहां पर इनका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। कैसे? इसमें ही देखो हम ये जानते हैं कि i कैप जो होता है वो x एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। और जे क्या है? जे वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है और के वेक्टर जो है अलोंग जेड एक्सिस है। अब अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें डॉट को इसमें अप्लाई करके देखें ऊपर वाले में, तब इसको करेंगे। इसको देखें इस वाले को, तो अगर आई डॉट आई करें मतलब एक यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड देखो और यहां बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में अगर आई कैप और आई कैप है तो दोनों के बीच बनने वाला एंगल स्ट्रेट लाइन में एक ही खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, इसलिए यहां लिखा जाएगा cos 0। अब देखो यहां हो गया आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू इसका, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आई डॉट आई कैप इसका वैल्यू हुआ 1, ठीक है। अब ये तो हो गए, ये हम सिर्फ सिंबॉलिक बता रहे हैं। आई डॉट आई यही होगा जे डॉट जे का, यही होगा के डॉट के का, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो लिख लेंगे देयरफॉर दैट इज जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। अब डिफरेंट ले लें। मान लीजिए हमने क्या किया, आई कैप डॉट जे कैप निकालना है, तो आई कैप और जे कैप निकालने के लिए हमें क्या फिर इसी फॉर्मूले को लगाना होगा। यहां कितना लिखना होगा, आई कैप का मॉडुलस, जे कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अब देखो आई इस डायरेक्शन में होगा आई कैप एक्स एक्सिस में, वाई में जे कैप होगा और ये जेड एक्सिस में होगा आपका के कैप। तो अगर आई और जे के बीच में अगर एंगल देखें तो 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो यहां हो गया cos 90 और cos 90 का वैल्यू जो होता है
वो 0 होता है, इसलिए इसका आई कैप डॉट जे कैप जो है वो 0 होगा। यानी कहने का मतलब टू डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। अब इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब आप देखिए हमें ए डॉट बी निकालना है, तो अगर हम ए यहां लिख लिया, बी डॉट ए लिख लिया। अब आप देखिए आई का वैल्यू, हम ए का वैल्यू लिया हमने 2i 2j, ओके, तो हमने यहां लिख दिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां डॉट लगा दिया। दूसरे ब्रैकेट में लिखा हमने i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो अपन अपने अलजेब्रा में पुराने तरीके से करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2i प्लस 2j प्लस k कैप के साथ में पहला वाला i कैप, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां लिख देंगे डॉट j कैप। फिर तीसरे में लिख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और यहां लिख देंगे डॉट k कैप। अब इनका मल्टीप्लाई करें, देखो आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 हो गया। अगर आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। अब इसमें देखो, इसका अगर आई और जे का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, फिर जे और जे का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 होगा, प्लस के और जे का करेंगे तो फिर 0 होगा। इसको देखो तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, अकेला के बचेगा नहीं बचे, के इंटू के, सो ये 1 हो गया। अब इसको देखो कैसे कर रहे हैं, 2 1 जा 2, ठीक है, ये कितना हुआ 2 1 जा 2, ये कितना हुआ 1, टोटल कितना आ गया 5 इसका आंसर आ गया। अब जब अपन शॉर्ट में इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो एक समझने के लिए हमने इसको बड़ा बनाया, लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमें डॉट निकालना हो तो आई के मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस जे के मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 प्लस के इंटू के का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, कितने हो गए 5 हो गए, ऐसे निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट जो आई जे के का के फॉर्म में जिस वेक्टर को दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में दिया है, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है तो आई के साथ वाले मल्टीप्लाई प्लस जे के साथ के वाले मल्टीप्लाई के साथ, और इतना ही करके इसका आंसर निकाल देंगे। समझ आ गई बात। अब ये जो आपका ए डॉट बी है, ये कहां और यूज होता है, वो वहां यूज होता है जहां हमें निकालना होता है। दूसरा एग्जांपल देख लो इसी में, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हमें निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी इक्वल टू ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब आप देखिए ए डॉट बी ये हम पहले से निकाल चुके, 5 है तो हमने यहां 5 लिख दिया, मतलब इस तरीके से निकालना है। अब हमें निकालना है ए का मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के लिए हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का अगर मॉड्यूलस निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे और आई जे के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है उसके स्क्वायर का प्लस कर देंगे। तो ए का ये ए वेक्टर ये है, तो इसका जो अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो 4 4 8 और प्लस 9 यानी 3 आ गया। ठीक है। अब दूसरे का निकालो बी का, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो गया, तो √3, सो बी का आपका हो गया कितना, √3। अब यहां वैल्यू रखते हैं, ये 5 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां √3 हो गया, यहां cos थीटा हो गया। एंगल निकालना है इसलिए अपन अब कैसे लिख लेंगे, cos थीटा एक तरफ लिख लेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे और 3 √3 नीचे लिख देंगे। हमें तो एंगल चाहिए, cos थीटा का वैल्यू हुआ तो थीटा इक्वल टू यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे cos का -1 और 5/3 √3, यही आंसर होगा। तो आप डॉट प्रोडक्ट को आप समझ गए कैसे करना है, जहां भी डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको कहां कैसे करना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, वो क्वेश्चन क्या होंगे, नंबर 1 होगा कि सो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हमने ये जो आई और जे का डॉट निकाला है, आई और जे दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ रहे बात, आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर हमें गिवन है
और हमें ये शो करना है कि परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे और वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तो हम लिख देंगे हेंस परपेंडिकुलर। समझ गए? और अगर पैरेलल शो करना है तो पैरेलल में क्या होगा, यहां पर जो cos 0 है, ये cos 0 है, तो क्या हो रहा है, a डॉट b यानी i डॉट i है, ये हो रहा है i का मॉडुलस और यहां पे i का मॉडुलस। अगर a b होते तो a का मॉडुलस a डॉट b, a का मॉडुलस b का मॉडुलस, और ये 1 हो जाता। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के मॉडुलस के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए तो फिर वो वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। आपको एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन करना है। बस क्या करना है, नंबर 1 आपको ये इनका मल्टीप्लीकेशन निकालने को होगा, दूसरा उनके बीच के एंगल निकालने का होगा, या ये प्रूव करना होगा कि सो दैट बोथ आर परपेंडिकुलर, या ये शो करना होगा बोथ आर पैरेलल। और कोलिनियर और जो आपका पैरेलल है, इन दोनों के लिए जो यूज होता है वो एक ही कंडीशन है कि क्या लिखना है आपको पैरेलल के लिए, ये यहां पर कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के मॉडुलस का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये अभी तक आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, जिसमें आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने पर हमें ये चीज समझ आई कि अगर कोई कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन दी हुई है, हमने आपको बताया था, सपोज करिए कि एक ये पॉइंट है और ये कार्टेशियन प्लेन में यहाँ P पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, तो इसका वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हम कैसा लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर एक्सप्रेशन गिवन है तो वेक्टर एक्सप्रेशन को हम अलग अलग 2 एक्सिस में उसकी कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि ये जो है हम अगर x और y 2 कोऑर्डिनेट लें तो इसको एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब है xi कैप प्लस yj कैप। यानी जो i के साथ आएगा वो x एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी उसका पोजीशन होगा और j वाला y एक्सिस में होगा। आपने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन मोशन को 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो उसको कहते हैं मोशन इन प्लेन। यानी मोशन इन प्लेन जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और वो मोशन जो है, जैसे मान लीजिए ये ग्रीन बोर्ड है तो एक मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, दूसरी इधर हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या होगा, ना ये इधर चलेगी ना इधर चलेगी, ऐसे में चलेगी, इधर को चलेगी, ना इधर ना उधर। मतलब एक्स एक्सिस पर भी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, वाई पर भी करेगी, ऊपर गई फिर नीचे आई। तो इस तरीके की जो मोशन है वो मोशन इन प्लेन कहलाती है। तो मोशन ऑन प्लेन के लिए अगर हम एक डेफिनेशन बना के लिखना चाहें तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वन स्ट्रेट लाइन मोशन, सॉरी 1 डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन मोशंस टुगेदर, साथ में, which are independent to each other। मतलब ऐसी 2 स्ट्रेट लाइन मोशंस जो साथ साथ होती हैं, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, इज कॉल्ड, आर कॉल्ड, ऐसा क्या, इज कॉल्ड मोशन इन प्लेन। ये मोशन इन प्लेन। अगर 2
वन डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन मोशंस which are perpendicular to each other and independent to each other is called motion in plane. इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, हमें ये एहसास कराना है कि एक मोशन ऐसे में हो रही है और एक ऐसे में हो रही है, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। उनका इफेक्ट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे में, ना इधर ना इधर। तो ये कहलाएगी मोशन इन प्लेन। क्लियर, समझ आ रही बात? अब मोशन इन प्लेन जो होगी उसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, हम ये पहले बता चुके हैं पिछली बार कि अगर कोई आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसको हम एक्स आई कैप वाई जे कैप, और अगर जेड भी हो तो जेड के कैप लिखते हैं, क्योंकि हम यहां सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन 2 एक्सिस में ही इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और थर्ड है आपका v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब यहां देखिए वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये वेक्टर होगी, एक ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी है, तो ये आपका एक्सेलरेशन है, ये भी वेक्टर है, टाइम स्केलर है, इसलिए इसमें देखिए वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर होगा, और इधर भी वेक्टर, तो ये वाली इक्वेशन कौन सी होगी? वेक्टर इक्वेशन होगी। यहां देखो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, u वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसलिए क्या होगा? ये आपकी दोनों वेक्टर इक्वेशन होगी। अब इसको देखो, इसमें क्या है? b डॉट b यही b स्क्वायर होता है। अगर हम एक किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कितना आता है? एक का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर होता है तो वो स्केलर हो जाता है। तो ये वाले वेक्टर में ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यहां भी डॉट प्रोडक्ट है ए और एस का, इसलिए ये वाली कहलाती है आपकी स्केलर इक्वेशन। अब चूंकि यहां पर डायरेक्शन में दो मोशन का यहां पर काम हो रहा है, इसलिए इस वाले इक्वेशन को मोशन ऑन प्लेन में यूज नहीं करेंगे, इस वाली को सिर्फ 2 वेक्टर इक्वेशन करेंगे। अब देखो इसको जरा एक चीज और, अगर ये v है तो v को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में। तो यहां कितना हो जाएगा? bx आई कैप यानी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में प्लस वेलोसिटी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इक्वल टू क्या होगा? इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ux आई कैप प्लस uy जे कैप प्लस a की जगह लिखेंगे ax इकाई और ay जे कैप और यहाँ t। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, ux आई कैप प्लस इस वाले को लिखेंगे ax t आई कैप और यहां लिखेंगे uy जे कैप, फिर इसके साथ ये लिख देंगे प्लस ay जे कैप। तो इसमें से अगर हमने कॉमन लिया तो ux प्लस ax t आई कैप प्लस यहां क्या हो जाएगा? uy प्लस ay t जे कैप, और ये क्या है? bx आई कैप प्लस by जे कैप। यानी कहने का मतलब है जब हमें एक्स एक्सिस के फॉर्म में, एक्स एक्सिस के लिए हमें कोई इक्वेशन लगाना है तो आई के साथ के मल्टीपल को इक्वल कर दें, तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी ux प्लस axt, और वाई एक्सिस में क्या होगी? uy प्लस ay इंटू टी। ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की इक्वेशन हो गए 2 डायमेंशनल मोशन को, जिनको ऑल टुगेदर साथ में इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं और कर देते हैं तो मोशन ऑन प्लेन का इफेक्ट हम निकाल पाते हैं। अब दूसरा देखो, ये y है, u नहीं है, ये y है, ये u है, ठीक है, ये x है, ये भी y लो, चलो uy लो, साफ दिख रहा है। अब देखिए, अब अपन निकालना है डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन, तो इसी के बिहाफ पे ऐसे ही इसको बना सकते हैं। अगर हम एस एक्स के डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो यहां हो जाएगा uxt
प्लस 1/2 ax t स्क्वायर, और y एक्सिस में होगा तो होगा u बाई टी प्लस 1/2 a बाई इंटू टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन आप यूज करेंगे मोशन इन प्लेन। ठीक, समझ आ गया। अब मोशन ऑन प्लेन में दो एग्जांपल हैं जो आपके एनसीईआरटी में और 11th के कोर्स में है, उनको देखिए। एक ये है कि अगर हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली एक वेलोसिटी से फेंकते हैं ऐसा, तो वो क्या करती है, आगे भी बढ़ती है, ऊपर जाती है और नीचे गिरती है, तो ऐसी मोशन कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा, अगर हम एक सर्कल के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट को चला रहे हैं, ये वाई एक्सिस हो गया ऐसा, तो ये भी आपकी इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर ही सर्कल बनेगा, एक प्लेन में बनेगा। ऐसे रस्सी में अगर पत्थर को लेके ऐसे घुमाए तो वो जो सर्कल बनेगा ना, वो सर्कल क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। ऐसे में जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, ऐसे में अगर ब्लैक बोर्ड कर दें तो उसी के ऊपर चलेगा ना। तो ये आपकी मोशन इन प्लेन के लिए ये शॉर्ट एंड स्वीट एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। अब अपन बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल की। अब हम आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में बताएंगे। प्रोजेक्टाइल के बारे में बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। प्रोजेक्टाइल को वो समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी चली और ऐसी आई तो प्रोजेक्टाइल हो गई। प्रोजेक्टाइल एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हॉरिजेंटल वेलोसिटी से जब हम फेंकते हैं तो उसका जो मोशन है वो सिर्फ अंडर द ग्रेविटी हो, ग्रेविटी के इफेक्ट में, विदाउट रेजिस्टेंस ऑफ एयर के बिना इफेक्ट के साथ, जब हम किसी सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटल वेलोसिटी में ऐसा फेंकते हैं। ऐसे फेंकने का मतलब ये है कि मान लें अगर हमने ये चौक फेंकी तो चौक हमने ऐसी लेके ये ली, ऐसी छोटी सी ले लें, ऐसी हमने फेंकी, देखो ये लेके ऐसी फेंकी, तो हमने ऐसे ही फेंकी थी, लेकिन क्या हुआ, वो ऐसी गिरी। किसकी वजह से गिरी? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो बॉडी हमने फेंकी, जो चौक फेंकी, ये प्रोजेक्टाइल कहलाती है, वो प्रोजेक्टाइल है। तो अपन ये इसमें लिखेंगे प्रोजेक्टाइल। हाँ, नहीं मोशन उसके अभी सुन लो। ए बॉडी थ्रोन विद इनिशियल horizontal velocity from a height or at an angle with horizontal and it moves under the effect of gravity and only। ये ज्यादा बड़ी हो गई। Gravity only is called projectile। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बॉडी थ्रू और करके विद इनिशियल वेलोसिटी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। अभी मैं बता रहा हूं, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली neglecting air resistance is called projectile। ठीक है, और मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन।
और जिस पाथ को ये फॉलो करता है, जिस पाथ पे वो चलती है, उसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो अपन लिखेंगे द पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्राजेक्टरी। ट्राजेक्टरी एग्जाम्पल देख लो। मान लो हमने ये इस हाइट से, इधर देखिए, इस हाइट से एक बॉडी को हमने u वेलोसिटी से फेंका, तो ये कैसी जाएगी? इधर गिरेगी। और ये जो है, ये जो बॉडी है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी, यानी ऐसे नीचे आते हुए ऐसे टकराएगी। और ये जो इसने पाथ ट्रेवल किया ऐसा, ये ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। समझ गए? अब जो आपकी प्रोजेक्टाइल है दो तरीके की हो सकती है। एक प्रोजेक्टाइल क्या है? एक सर्टेन हाइट से हमने इस वेलोसिटी से फेंक दी, तो ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इधर देखो, ये अगर हम किसी ऊंचाई से, मान लीजिए छत से हम ऐसी एक बॉल फेंक रहे हैं और वो नीचे जा रही है ऊंचाई से, तो वो वाली जो प्रोजेक्टाइल है वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जब हम यही नीचे से, जैसे वो थ्रो नहीं करते बॉल को, यहां से लेके एंगल पे हमने कस के फेंका, तो ये वाली जो प्रोजेक्टाइल है, मान लीजिए इस पॉइंट से फेंका, ऐसे में फेंका और ये जाके यूं गिर रही है, ये कहलाएगी ऑब्लिक। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है? एक प्रोजेक्टाइल कौन सी हो गई? ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये वाली आपकी ऑब्लिक हो गई। तो इसके लिए अलग से फॉर्मूले बनाएंगे, इसके लिए अलग से फॉर्मूले बनाएंगे। समझ आ गई बात है? ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और वो कौन सी है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। कौन सी? ये ऐसे देखो, ये लो, ऊंचाई हो गई, इधर फेंका, इसको यहां ले गए और नीचे से मिला दिए। ये जो डिस्टेंस है, जो फुट ऑफ द बिल्डिंग से या फुट ऑफ द टावर से जहां से अपन ने फेंका, ये कहलाती है रेंज, और ये हाइट कहलाती है। इसमें ये वाली रेंज कहलाएगी, और ये वाई एक्सिस पे जितना हाइट पे जाएगा वो उसकी हाइट कहलाएगी। तो ये आपका प्रोजेक्ट नेगलेक्टिंग, नेगलेक्टिंग एयर, फिर से मिटा के लिखने लो, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। इस जगह पे आपका सभी जगह 14 होगा, ये 14 और यहां भी 14 होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसको करेक्शन कर लें। अब हम आपको बता रहे हैं कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर जब लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और इसी को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का हम बहुत अच्छा सा तरीका बता रहे हैं। ये देखिए, जब हम इसमें सिर्फ सिंपली याद रखना, मान लीजिए ए वेक्टर है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखिए इसमें क्या है? आई क्रॉस जे, आई और जे को करेंगे तो इसका ये देख लो, इधर लिख लिया हमने आई, ये आई, ये जे और ए की। देखो अगर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा के, और के का आई के साथ करेंगे तो ये होगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हम आई जे के लिख लें, समझ गए बात? तो इनका आंसर कैसे आएगा ये देखना है। आई डॉट जे, आई और जे को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या बचा? के, तो इसका आएगा आंसर के। ठीक है? क्रॉस कर रहे हैं तो, और आई और जे हो गया तो के हो गया, और जे और के होगा तो आई हो जाएगा। ठीक है? और के और आई होगा तो हो जाएगा के और आई, तो ये हो जाएगा जे। बट अगर इसका ऑर्डर ऐसा है, इस तरह से उल्टा है, यानी अगर लिखा है जे इंटू आई, ऐसा लिखा है, तो इसका होगा माइनस के। हाँ, और अगर यहां लिखा है के इंटू जे, तो इसका कितना होगा? माइनस आई। और आई क्रॉस के हो तो इसका होगा माइनस जे। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखना है। अब हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट करने का बहुत सिंपल और शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं।
सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये तो हमने बाद में निकालना था, हमने पहले ही निकाल दिया। ए क्रॉस बी, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, जैसा हमने वहां लिखा था। वहां था cos थीटा, यहां देखिए वहां था cos थीटा, यहां क्या रहेगा sin थीटा, और एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल। नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब है कि अगर मान लो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो इसके दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा। यानी ये जो क्वांटिटी है वो इस तरीके से ऐसी होगी। एग्जांपल के तौर पर देख लो, ये बुक उठाई मैंने, देखो जब एक वेक्टर मान लो ये है और एक ये, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये दोनों जो सिरे हैं वो ऐसे करके ऐसे साथ साथ घूम रहे, कभी इनके बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा। जैसे आपने फैन देखा, फैन के दो ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स के बीच में एक फिक्स एंगल है। अगर हम उसको यूं घुमाते हैं तो घुमाने पर उसका एक इफेक्ट होगा कि वो ऊपर की तरफ भागेगा या नीचे की तरफ भागेगा। ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां देखिए, अभी हमने बताया था एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कहने का मतलब किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और क्लॉकवाइज कोई चीज घूम रही है तो नीचे की तरफ आएगी। और इसी प्रिंसिपल पर जो हेलीकॉप्टर के ऊपर जो लगा रहता है ना, प्रोपेलर लगा रहता है, प्रोपेलर जो पंखे लगे रहते हैं, वो जब आपके एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो फिर वो ऊपर को उठता है, अगर वो यूं करे तो नीचे की तरफ जाएगा। समझ गए बात? अब लो, ये चीज समझ आ गई होगी आपको। इसको निकालने का तरीका आप देखो, ए क्रॉस, यहां पर यही चीज लगाएंगे आई क्रॉस बी, देखना कैसे होगा। यहां हमने लिखा, अब वो वैसे ही लिख दिया था हमने, आई क्रॉस जे, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और एक दूसरे के बीच एंगल क्या है, आई इस डायरेक्शन में है, जे इस डायरेक्शन में है, के इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री है ना, तो यहां क्या हो जाएगा sin 90 है। और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा कौन सा होगा, के। सो यहां कितना हो जाएगा, के वेक्टर। इसलिए कितना हुआ, आई क्रॉस जे वेक्टर डॉट वेक्टर, ये वन है, ये वन है, इसका भी वन है, के हो गया। इस वजह से हमने ऐसा लिखा था आई जे इक्वल टू के कैप। समझ आ गई बात? ऐसे ही हमने सबको किया हुआ, समझ आ गई बात? अब देखो, जब आपको डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालना है तो उसको हम डायरेक्ट एक एग्जांपल के तौर पर निकालना बता रहे हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, और बी वेक्टर लिया हमने, ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं बिना किसी लॉजिक के, और यहां लिया हमने आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के, ये दो वेक्टर लिए और इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक तरीका देख लो, बहुत इजी है वो, आपको कोई लॉन्ग मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा कहलाता है, डिटर्मिनेंट मेथड। तो देखिए हम ऐसा लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, फर्स्ट एक लाइन यूं खींचेंगे, दूसरी लाइन एक खींचेंगे, खींच गए, इधर लिख देंगे आई कैप, इधर लिख देंगे जे कैप, इधर लिख देंगे के कैप, लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इस वाले में आई जे के में कितने इसके कोफिशिएंट हैं, कितने मल्टीप्लीकेशन है, ये इनके नीचे लिख देंगे। तो पहले में आई कितना है, 2 है, 2 लिख दिया भाई, फिर कितना है 3 लिख दिया, फिर कितना लिख दिया -1 लिख दिया, इसका कितना लिखा 1 लिखा, इसका कितना लिखा 2 लिखा, इसका 1 लिख गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए क्या करेंगे, आप एक ब्रैकेट बनाएंगे, ऐसा लिख देंगे ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके साथ आई कैप लिख देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से माइनस लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, जे कैप लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, एक ब्रैकेट लिख देंगे, के लगाएंगे। इतना लिख लोगे, इतना हो जाएगा। और जब इतना हो जाए तो हमें क्या करना है, आई को और इसको कवर कर लेंगे, ऐसे कर लिया कवर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो 3 बन जा 3 और यहां 2 बन जा 2। अब जे निकालना है तो जे वाला दबा लेंगे,
जे दबाया तो 2 और ये -1 था क्या, नहीं +1 है, ठीक है। तो 2 और 1 2 हो गया, हुआ, तो 2 लिख दिए। फिर इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, माइनस का 1 1 और -1 -1। अब इसमें देखो k किया तो इसको दबा लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो गया, a क्रॉस b आपका जो है वो हो गया 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ गया 1 into i किया, ये माइनस बीच में एक 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3j, ये कितना हो गया 4 में से बन गया a कैप, a क्रॉस b यही आ गया, कितना आ गया i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इतनी चीज समझ में आ गई। क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऐसे निकालना, एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट 3 आर एंटी क्लॉकवाइज और दीज आर क्लॉकवाइज, ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक में प्लस होगा और क्लॉकवाइज में माइनस होगा। इतना समझ आ गया अच्छे से, ओके। अब ये जो वेक्टर आया इसकी पोजीशन क्या ये समझ लो, देखो एक ये वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये a है और ये b है, जैसे कि अभी हमने बुक में बताया था, और ये हो गया a क्रॉस b वेक्टर हो गया। इधर देखो a और b बुक के, जो अभी मैंने बुक से दिखाया था, a वेक्टर ये वाला वेक्टर, b वेक्टर ये वाला वेक्टर, a क्रॉस b इधर वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा हो, देखो इधर क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 7 परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो बोथ वेक्टर तो ये वाला होगा, तो बोथ वेक्टर का अपने पास ये आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकाल लें और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर हो जाए। समझ आया मैंने क्या कहा, एक ऐसा वेक्टर अपन को फाइंड आउट करना है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होने के लिए इस डायरेक्शन को साथ में लेना पड़ेगा 7 टाइम्स। तो ये डायरेक्शन कैसे निकलेगी, इस वाले जो ये आंसर आया इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या था, वो ये था कि वेक्टर को ऊपर इसको मान ले रहे हैं ये c है, तो ये c जो है c का कैप क्या होगा, c वेक्टर ऊपर लिख देंगे और c का मैग्नीट्यूड नीचे लिख देंगे। समझ आ गई बात। अगर हम a क्रॉस b को c मान लें तो एज इट इज ऊपर लिख देंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वो हो गया यूनिट वेक्टर। अब उसको कितना चाहिए, 7 टाइम्स चाहिए, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें, क्लियर। तो अब देखो इसमें यहां क्या हुआ, आपने लिखा i माइनस 3j प्लस k कैप, और यही कहलाएगा n कैप, जो चीज थी ना नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b निकालेंगे और a क्रॉस b के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। और जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे होगा, देखो ये i था तो अब अंडर रूट i के साथ 1 का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए ये -3 का मल्टीप्लीकेशन है, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए c कैप आपका हो गया, कितना होगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन ये 1 हुआ, ये 9 हुआ, ये 1 हुआ, रूट 11 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि अपन लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 11, इधर देखो 1 अपॉन अंडर रूट 11 आई कैप, फिर दूसरा लिखा जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 11 इंटू जे कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 11 और के कैप। ये इस तरीके से यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। अब इसका 7 टाइम चाहिए तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि ये जो होता है इतना क्रॉस वेक्टर, क्रॉस वेक्टर इस इधर थोड़ा रब कर दो, इधर वाला ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का देखो जरा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रॉस वेक्टर में जो आप समझ लें कि अगर हम दो वेक्टर ऐसे लें कि जो, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो वेक्टर्स जो अपन मल्टीप्लीकेशन बता रहे हैं, इस मल्टीप्लीकेशन में सारे दोनों वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर होते हैं, मतलब पूंछ से पूंछ इनकी मिली रहती है। ये नहीं होता कि एक का हेड और एक का टेल हो, वो तो एडिशन में आता है। इनमें क्या है कि दोनों वेक्टर एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे वेक्टर होते हैं। तो अब आप देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ओके।
ये है आपका ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और इसमें इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने पिछले क्लास में पढ़ा हो? हाँ जी, डायगोनल होते हैं ना, उसमें दो डायगोनल। हाँ, तो बेस इनटू हाइट होता है। देखो कैसे, ये पैरेलल साइड का ये पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 1/2 ये होता है। तो देखो 1/2 ये हो गया। अब ये पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर साइड में वेक्टर क्या है, a क्रॉस b, तो अपन क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अगर a क्रॉस b निकाल के उस मैग्नीट्यूड का हाफ कर दें, नहीं मैग्नीट्यूड ही लिखें, सॉरी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड लिखें, तो ये होता है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो अगर इसका आधा कर दें इतना, तो एक ट्रायंगल बन गया। एक ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड एज ए वेक्टर, अगर वेक्टर ए भी दिया हो तो उसका एरिया कितना होगा, इसका आधा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए और क्रॉस बी। समझ पाए मैंने क्या कहा? अगर आपने ये ए क्रॉस बी निकाला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ए क्रॉस बी का जो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला, ये उस पैरेललोग्राम का एरिया है जिसकी दो एडजेसेंट साइड ए और बी हैं। और अगर इस वाले जो वैल्यू आई है √11, इसका हाफ कर दें तो इन दो वेक्टरों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया है 1/2 ए क्रॉस बी, ये जो लिखा हमने ये, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्होज साइड्स आर गिवन एज वेक्टर ए क्रॉस बी। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा अगर डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले डायगोनल का वेक्टर क्रॉस दूसरे वाले डायगोनल के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आधा कर देंगे, यानी क्रॉस निकालेंगे 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई बात? हाँ, बंद कर दो अब।